दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के ऊपर है कि आप सरकारी नौकरी में रहते हुए अगर आपको कोई कुत्ता, सियार या बंदर काट लेता है तो उसका मेडिकल का पैसा या फिर छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, इस चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ सेवा नियम हैं नौकरी में, उनकी भी बात किया जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। पहला जो आता है वो है नौकरी के समान सेवा नियम। उसमें विभागाध्यक्ष किसे कहते हैं? तो विभागाध्यक्ष जो होता है वो किसी विभाग हेतु सरकार द्वारा विशेषता घोषित प्राधिकारी को उस विभाग का विभागाध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, और विभागाध्यक्ष अपने संगठन का सर्वोच्च अधिकारी होना चाहिए। इसका मतलब ये रहा कि विभागाध्यक्ष, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में निर्वाचन कार्यालय में जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो हैं श्री अजय कुमार शुक्ला, जो यहाँ के हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, और ये क्या है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में जो चुनाव होता है ये उसको देखते हैं। ओके, तो इनको हम विभागाध्यक्ष कहेंगे। मतलब ये 75 जिले के कार्यालयाध्यक्षों को अपने अंडर में रखते हैं। मतलब कि जो 75 जिले हैं, 75 जनपद हैं, वहाँ पे जो कार्यालय हैं, जिला निर्वाचन कार्यालय, वो इनके अंडर में आते हैं। इसीलिए यह निर्वाचन कार्यालय विभाग है। इस विभाग की कार्यालय विभागाध्यक्ष हैं। और कार्यालय अध्यक्ष किसे कहते हैं वो देखते हैं। कार्यालय अध्यक्ष जो होता है वो जो होता है, जैसे निर्वाचन कार्यालय में श्री अभिषेक प्रकाश जी जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, यह कहाँ पर हैं? यह लखनऊ के हैं। ठीक है, ये लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, पर्टिकुलर एक जनपद के। तो ये वहाँ की कार्यालय अध्यक्ष कहलाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ये भी हो गई कि जिला निर्वाचन अधिकारी होते कौन है। जिला निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं वो उस जिले के डीएम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगले देखते हैं, नेक्स्ट होता है आहरण वितरण अधिकारी। कौन होता है? आहरण वितरण अधिकारी जो होता है वो एक जिले में, अभी ये नियम आया है इसके अनुसार, एक जिले में एक विभाग के समस्त कार्यालयों का एक ही आहरण वितरण अधिकारी रहेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक ज़िले में, मतलब कोई अगर एक ज़िला है, एक विभाग है, तो उसके अगर कई कार्यालय हैं तो उसका बस एक ही आहरण वितरण अधिकारी होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो अतिरिक्त अवकाश, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। मतलब जिसको हम एंटी रेबिटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। मतलब अगर किसी पागल कुत्ते, सियार या बंदर के द्वारा अगर आपको काटा जाता है, ठीक है, तो उसका पैसा भी आपको मिलेगा और उसकी छुट्टी भी मिलेगी। जिसकी छुट्टी, मतलब उसके अवकाश को कहाँ दिखाना पड़ेगा? अतिरिक्त अवकाश में दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका अधिकार है, ये आप ले सकते हो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। ठीक है, तो वो आकस्मिक अवकाश या फिर अर्जित अवकाश में नहीं गिना जाएगा, वो अतिरिक्त अवकाश में गिना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वेतन। वेतन क्या होता है? किसी कर्मचारी को शासकीय कार्यों हेतु मिलने वाला बैंड पे या ग्रेड पे, जो मैं आगे आने वाले टॉपिकों में बताऊंगा, के योग को वेतन कहते हैं। और किसी भी कर्मचारियों की देय वेतन वृद्धि 1 वर्ष की निरंतर सेवा के उपरांत देय हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है जीवन निर्वाह भत्ता, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जीवन निर्वाह भत्ता कहते किसे हैं, कईयों को नहीं पता रहता है। तो जीवन निर्वाह भत्ता उसे कहते हैं जब कोई कर्मचारी कोई धोखाधड़ी करने की वजह से जेल चला जाता है या फिर निलंबित हो जाता है, तो निलंबन काल के बीच में उसको कुछ पैसा मिलता है, उसी को जीवन निर्वाह भत्ता कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो वेतन अथवा अवकाश वेतन हरित ना कर रहे हों, मतलब कि ऐसे कर्मचारी जो किसी प्रकार का भी वेतन नहीं मिल रहा है जिनको, ठीक है, अगर निलंबित हो गए हैं या फिर जेल चले गए हैं तो उनको किसी भी तरह का वेतन नहीं मिलता है। तो ऐसे निलंबित कर्मचारियों को उनको जीवन की निर्वाह के लिए एक भत्ता दिया जाता है, उसी भत्ते को जीवन निर्वाह भत्ता कहते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी के बस यही फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेम टाइम स्केल ऑफ पे। ये सिंपल सी चीज़ है। इसमें मतलब कि सेम टाइम स्केल ऑफ पे, मतलब कि दो कर्मचारियों के सेम वेतन बैंड होते हैं लेकिन उनके पद अलग अलग होते हैं। जैसे कि निर्वाचन कार्यालय में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रधान सहायक, इन दोनों के वेतन सेम हैं, पर ये उच्च पद का है और ये निम्न पद के हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है यात्रा भत्ता। जब किसी सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी कार्य के लिए यात्रा करता है तो उसके लिए एक पैसा मिलता है, उसको यात्रा भत्ता मिलता है, पैसा मिलता है।
उसी को हम यात्रा भत्ता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पदों के प्रकार। 2 तरह के पद होते हैं, एक स्थायी पद होता है, एक अस्थायी होता है, और एक और होता है जिसको बोलते हैं सावधि पद। इनमें अंतर क्या होता है? इसमें अंतर सिंपल सा है, जैसे जिसको वेतन की एक निश्चित दर असीमित अवधि के लिए मिल रही हो, मतलब कि कोई अवधि सीमित नहीं है, मिलती जा रही है, तो वो स्थायी पद की श्रेणी में आता है। और अस्थायी पद कौन से होते हैं? जिसमें एक निश्चित दर कुछ सीमित अवधि के लिए मिल रही हो, मतलब कि एक अवधि जो है वो सीमित है कि इसी अवधि तक ये कर्मचारी रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा, तो वो अस्थायी पद कहलाते हैं। और सावधि पद कौन से होते हैं? वह स्थायी पद जिस पर कोई सरकारी कर्मचारी एक निश्चित अवधि से अधिक तक कार्यरत नहीं रह सकता। मतलब ये रहा कि कोई कर्मचारी किसी पद पर अगर कार्यरत है तो एक अवधि के लिए है, उसके बाद वो हटा दिया जाएगा वहाँ से, तो मतलब जिस अवधि के लिए है वो उसको तब तक का वेतन मिलेगा, फिर उसको हटा दिया जाएगा। ये उनके कर्मचारी के लिए होता है जिनको एक पद पे रहते, जिनको 2 पदों का काम मिलता है, ये उनके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामान्य सेवा नियम। कोई व्यक्ति स्थायी पद पर, हाँ ये ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति स्थायी पद पर जब नियुक्त किया जाता है तो उसके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और ये प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रमाण पत्र के बिना सरकारी सेवा में उसको नौकरी नहीं दी जा सकती। ठीक है, और इस प्रमाण पत्र को पहले वेतन में, ये किसी को नहीं मालूम होगा तो ध्यान रखिएगा, इस प्रमाण पत्र को पहले वेतन बिल में संलग्न करके पेश किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, किसी एक सरकारी सेवक को एक ही समय 2 या अधिक स्थायी पदों पर मूल रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि कोई व्यक्ति अगर है तो उसको 2 जॉब में एक साथ नियुक्ति नहीं दी जा सकती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके विपरीत ये है कि किसी व्यक्ति को 2 पदों का कार्यभार जरूर दिया जा सकता है। तो ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट आता है अनुशासनिक कार्यवाही, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब यहाँ पे एक अनुशासनिक कार्यवाही होती है, जो ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है और कईयों के साथ होगा और कईयों के लिए होगा ये चीज़। जैसे कि कई बार ये रहता है कि अगर कोई कर्मचारी 5 सालों तक अनुपस्थित रहता है, मतलब कि अगर कार्यालय में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में कुछ शासनादेश हैं जिनकी देखिए मैंने उल्लेख किया गया है। इस शासनादेश के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? इस शासनादेश के अकॉर्डिंग इसके ऊपर अनुशासनिक कार्यवाही बैठाई जाएगी। ठीक है, और एक चरणबद्ध तरीका है, तो ये चीज़ सुन लीजिए आप। मतलब कोई कर्मचारी अगर 5 साल तक या फिर और भी 10-12 साल तक अनुपस्थित रहता है और नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में हम ये करते हैं कि उस कर्मचारियों को पहले बुलाने की सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया जाता है। मीन्स ये रहता है, उसको दूरभाष के माध्यम से या फिर उसके घर पे किसी 4th क्लास के कर्मचारियों को भेजकर, लेटर भिजवाकर, इसके अलावा उसके यहाँ एक लेटर चिपका कर, इसके अलावा न्यूज़ में मतलब समाचार में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, वो करने के बाद, और इसके उपरांत अगर ये सही प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं तो एक जांच अधिकारी नामित किया जाता है। तो जो उस जांच अधिकारी के द्वारा एक जांच अधिकारी जो नामित किया जाएगा, उस जांच अधिकारी के द्वारा उस कर्मचारी के उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। अगर वो तब भी नहीं होता है तो उसके बारे में सभी प्रकार की चीज़ें पता करके जांच अधिकारी वो रिपोर्ट अपने विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, फिर विभागाध्यक्ष उसको उसके पद से निकालने का निर्णय ले सकता है। ओके, तो ये प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।